नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र में राजनीतिक कोरोना की तीसरी लहर नजदीक आ गई है। सत्तारूढ़ दल को, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी को जब लगता है कि राजनीतिक फायदा उनका होना है, कोरोना खत्म हो जाता है। जब लगता है राजनीतिक नुकसान होने जा रहा है, कोरोना आ जाता है। दूसरी लहर आ गई, तीसरी लहर सामने दिख रही है, चश्मा नीचे करिए तो भी दिख जाएगी, ऐसा प्रदर्शित करते हैं। जीरो से लेके टॉप से लेके बॉटम तक सब यही राग अलाप रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर का। स्वास्थ्य मंत्री हो, गृह मंत्री हो, शरद पवार जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, सबके सबका एक ही सुर है कि तीसरी लहर सन्निकट है, सामने खड़ी है, इसलिए प्रतिबंध जरूरी है। आवश्यकता पड़ी तो और कठोर प्रतिबंध होगा, और आवश्यकता पड़ी तो कर्फ्यू लगेगा, और आवश्यकता पड़ी तो लॉकडाउन हो सकता है। ये धमकियां शुरू हैं। ठीक है, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अगर जरूरी है तो लॉकडाउन लगाना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग मर जाएंगे जो अगर चिकित्सकीय सुविधा हमारे पास पर्याप्त नहीं होगी तो लॉकडाउन नहीं लगेगा तो लोगों को बचा पाना मुश्किल होगा। ये सच है। लेकिन मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, जहां जहां शरद पवार जी कार्यक्रम होता है, दिलीप वलसे पाटिल कार्यक्रम होता है, संजय राउत कार्यक्रम होता है, विधानसभा विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस कार्यक्रम होता है, क्या वहां कोरोना नहीं होता? कोरोना का वायरस पार्टी नेताओं का नाम सुन के भाग जाता है क्या? या नारायण राणे कार्यक्रम था, नाम जो यात्रा निकाले, वहां कोरोना नहीं था क्या? ये कोरोना वायरस गरीबों के लिए है क्या, या सरकार बचाने के लिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन का एक कवच बना के रखा गया है? समझ में नहीं आ रहा। जनता परेशान है। कभी कभी लगता है कि राज ठाकरे सचमुच सच कह रहे हैं और उन्हें वो जो कह रहे हैं उस पर उन्हें एक्ट करना चाहिए। राज ठाकरे शुरू से कह रहे हैं कि कोरोना है, राजनीतिक कोरोना है। राज ठाकरे ने अभी घोषणा कर दिया है कि राज्य के सभी चुनाव अपने बल पर लड़ेंगे। महानगर पालिका के चुनाव, मुंबई महानगर पालिका सहित 11 महानगर पालिका के चुनाव 2022 में है, और फरवरी मार्च के बाद चुनाव शुरू हो सकते हैं। अगर कोरोना के तीसरी लहर न आ जाए, राजनीतिक लहर की बात कर रहा हूँ, अगर सत्तारूढ़ दल को लगेगा कि महानगर पालिकाओं में कुछ कर पाएंगे तो लहर नहीं आएगी, और लगेगा कि नहीं उनके कुर्सी जा रही है तो लहर आ गई, कहकर लॉकडाउन लगा देंगे। ऐसा राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं। राज ठाकरे ने तो बाकायदे कहा कि अपने स्वार्थ के लिए कोरोना की तीसरी लहर का भय दिखाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा अपनी तैयारियां चल रही हैं, सत्तारूढ़ दल शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का, उनकी तैयारी हो गई तो चुनाव डिक्लेयर करवा देंगे, कोरोना नहीं है बता देंगे, और विपक्ष के लोग मन से, माने महाराष्ट्र निर्माण सेना गफलत में रह जाएगी। कई बार ऐसा लगता सही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है उसे निश्चित स्थिति भयावह है। अभी कल की बात है, जुन्नर, मंचर, आलेफाटा पर शरद पवार जी, दिलीप वलसे पाटिल जी गए थे, भारी भीड़ हो गई, भारी भीड़, विशाल भीड़। कोरोना भाग गया, कोरोना रह ही नहीं सकता, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता गए थे। महाराष्ट्र सरकार के निर्माता चाणक्य शरद पवार जी गए थे, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल थे, तो कैसे कोरोना आएगा? भाग गया, डर के मारे भाग गया, चीन पहुंच गया होगा वो तो। और फिर क्या हुआ? सोशल मीडिया पर शुरू हो गया हमला, क्योंकि चैनलों को तो मैनेज कर सकते हैं ऐड के बहाने, या जो भी है, सोशल मीडिया कैसे मैनेज करेंगे? शुरू हो गया तो पुलिस को मजबूरन आयोजकों पर FIR करना पड़ा, आयोजकों पर, नेताओं पर नहीं। ठीक है, ऐसे ही संजय राउत जी जुन्नर दौरे पर थे, विशाल भीड़, कार्यक्रम लिए, माइक भाषण दिए, भाषण लाइव चला, उन पर भी कुछ नहीं, वहां कोरोना नहीं था, कोई कोरोना नहीं। कोरोना केवल संपादकीय में रहेगा, कोरोना केवल अखबार में की खबरों में रहेगा, कोरोना केवल भाजपा के खिलाफ जहर उगलने में रहेगा। कोरोना गया, खैर बाद में दबाव पड़ा तो वहाँ भी नाम मात्र का FIR हो गया। मुख्यमंत्री के खासम खास हैं तो FIR तो आयोजकों पर ही होने वाला है, खैर वो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो चर्चा का विषय है आज का है, क्या ये राजनीतिक कोरोना है कि सचमुच कोरोना है? इस समय की बात कर रहा हूँ। पहली लहर कोरोना थी, दूसरी लहर कोरोना थी। सही है कि अमेरिका, इजराइल और इटली जैसे देशों में कोरोना फिर से भयावह रूप धारण कर रहा है। भारत के केरल में कोरोना अपना भयावह रूप धारण कर चुका है। केरल के मुख्यमंत्री महोदय का वामपंथी प्रेम इतना उफान किया कि लॉकडाउन चल रहा था देश भर में,
उन्होंने क्या किया, बकरीद में छूट दे दिया 3 दिन का, और इसके बाद जो कोरोना ग्राफ उठा है वो आज तक नीचे नहीं आया है। आज पूरा केरल त्रस्त है, त्राहिमाम कर रहा है, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, और उसका दुष्परिणाम पड़ोसी राज्यों पर हो रहा है। वहां से जो यात्री आ रहे हैं अपने साथ बीमारी लाकर महाराष्ट्र को परेशान कर रहे हैं। पाप के मारे पड़ोसी जाए, ये कहावत है ना, वैसे को केरल के पाप का फल पड़ोसी राज्यों को मिल रहा है, भुगत रहे हैं। आज सर्वाधिक कोरोना के मामले केरल में हैं। देश का 70% कोरोना मामला केवल केरल में है। दूसरे नंबर पर हमारा महाराष्ट्र है। वैसे कोरोना का आंकड़ा देखेंगे तो एकदम काला टाइट करने वाली स्थिति महाराष्ट्र की है। 1 नंबर हमारे 1 नंबर के हमारा राज्य है, 1 नंबर महाराष्ट्र है। कुल 64,08,000 लोग कोरोना पीड़ित हुए, जिनमें 1,38,000 से अधिक लोग मर चुके हैं कोरोना से। वैसे 12,23,00,000 का हमारा राज्य है, तो उस हिसाब से ये ज़्यादा तो है। दूसरे स्थान पर इतना छोटा राज्य है केरल, दूसरे स्थान पर केरल है। वहाँ इस समय की स्थिति यह है कि महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, केरल पहले स्थान पर है। केरल में 3,60,00,000 की आबादी होकर के भी 41,08,000 लोग कोरोना से पीड़ित हो गए। 3,60,00,000 की आबादी खाली है, मुंबई से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन 41,08,000 कोरोना पीड़ित थे। 21,490 के ऊपर तो मर चुके हैं केरल, क्योंकि छूट है ना, नहीं मानना है। कोरोना कोई बीमारी ही नहीं है। अगर पवित्र पुस्तक घर में है तो कोरोना आएगा ही नहीं। मर रहे हैं लोग, बड़े संख्या में लोग मर रहे हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, कोरोना उम्र नहीं देखता, कोरोना जाति नहीं देखता, कोरोना कुर्सी नहीं देखता। दबोच रहा है तो लेके जा रहा है। शमशान पहुंचो या कब्रिस्तान में दफना दिए जाओ, लेकिन जा रहे हैं, या आईसीयू में जा रहे हैं, वहां तक पहुंच ही रहे हैं। माने यमराज के नजदीक पहुंच के भले लौट आओ, लेकिन कोरोना को मानना पड़ेगा, जीवन मानना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बन रहते हैं। अब कर्नाटक में भी 29,05,000 कोरोना से पीड़ित लोग रहे, 37,401 लोग मर गए हैं। तमिलनाडु में 26,02,000 लोग कोरोना पीड़ित थे, 35,000 लोग मर चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 20,02,000 लोग बीमार थे, 13,000 लोग मर गए हैं। उत्तर प्रदेश में 17,01,000 लोग कोरोना पीड़ित थे, 22,854 लोग मरे हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी 23,98,00,000 है। केरल की आबादी 3,60,00,000 है। अंतर देखिए। महाराष्ट्र की आबादी 12,23,00,000 है। तो फिगर अगर बड़ा राज्य है तो बड़ा फिगर हो सकता है आबादी के हिसाब से, लेकिन बड़े राज्यों में थोड़ा सा कंट्रोल दिख रहा है। केरल में क्यों बढ़ा? केरल में इसलिए बढ़ा कि संतुष्ट करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति चलाने के लिए वहाँ की वामपंथी सरकार बकरीद हो, जुम्मा की नमाज का मौका हो, छूट दे देती है। पुलिस को उधर देखने से मना कर देती है। भीड़ इकट्ठा होती है। भीड़ ही कोरोना का सबसे बड़ा वाहक होती है। भीड़ ही कोरोना का सबसे बड़ा कारण बनती है। भीड़ आती है, कोरोना फैल रहा है। महाराष्ट्र में भी त्यौहार शुरू हुए कि भीड़ शुरू हुई, कोरोना बढ़ने लगा। आज महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ता जा रहा है। कोरोना का आंकड़ा फिर राइजिंग हो रहा है, जो दुखद है। और दिल्ली का देखिए ना, दिल्ली छोटा सा, दिल्ली की आबादी 1,90,00,000, 2 करोड़ से कम है, लेकिन वहाँ 14,04,000 लोग कोरोना पीड़ित थे, 25,082 लोग मर चुके हैं दिल्ली में। मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि उन राज्यों में जहाँ गैर भाजपा शासित सरकारें हैं, वहाँ ही कोरोना क्यों प्रकोप फैला रहा है। कहीं भाजपा वाले कोई चाल तो नहीं चल रहे हैं कि कोरोना को अपने राज्यों से निकाल करके उन राज्यों में भेज दे रहे हैं जहाँ उनकी सरकारें नहीं हैं। देखना चाहिए भाई, विपक्षी सरकारें जहाँ जहाँ हैं, गैर भाजपाई गैर एनडीए सरकारें जहाँ जहाँ हैं, वहाँ कोरोना क्यों फैल रहा है। महाराष्ट्र की पुलिस को ऑर्डर देना चाहिए, कोई इंक्वायरी करें, कोरोना को अरेस्ट करके उससे पूछें किसके भेजे हुए आए हो, क्योंकि हमारी पुलिस तो बहुत एक्सपर्ट है। कहाँ कहाँ स्कॉटलैंड यार्ड क्या क्या स्तर की हमारी पुलिस है, कोरोना को पकड़ नहीं सकती, अरेस्ट नहीं कर सकती। करना चाहिए, पूछना चाहिए। अगर आज अनिल देशमुख गृह मंत्री होते तो निश्चित रूप से ऑर्डर दे दिए होते। दिलीप वलसे पाटिल जी गृह मंत्री जो हैं, ये थोड़े से ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं, सोच समझ के ऑर्डर देते हैं, वरना ऑर्डर दे दिए होते। खैर, ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन चिंता की बात यह है, कोरोना राज्य में फैल रहा है, पूरे देश फैल रहा है। एक बात बड़ी निराली हो रही है कि जब हिंदुओं के त्यौहार आ रहे हैं नज़दीक, तो कोरोना फैल जाता है।
इसके पहले अन्य धर्मों के त्यौहार आते हैं, कोरोना रुक जाता है। अब देखिए, हिंदुओं ने होली नहीं मनाई, नवरात्रि नहीं मनाई, रामनवमी नहीं मनाई, कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाई। अब नवरात्रि आ रही, दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रही, पता नहीं, लगता नहीं हो सकता है कि अगर कुछ चिंता की बात हो तो ये भी नहीं मनाया जाएगा, या दिखा कह दिया जाएगा कि आप सांकेतिक बना लीजिए। सांकेतिक बकरा ईद नहीं मनाई जाती, बकरा ईद बकरा ईद से मनाई जाती है, लेकिन ये सांकेतिक मनाई जाने की बात होगी। दिवाली तक उसे बड़ा दिन आएगा, जब क्रिसमस डे आएगा तो शायद वो कोरोना भाग जाएगा। इस 31 के समय कोरोना भाग जाएगा, नहीं रहेगा। 2 दिन तो डर के मारे इंडिया की तरफ भले न देखे, लेकिन महाराष्ट्र तो कतई नहीं दिखेगा। सोनिया जी हैं वहाँ बैठी हुई हैं, कांग्रेस में सरकार में, कांग्रेस जो है महाराष्ट्र सरकार में हिस्सा है, तो कैसे कोरोना है, क्रिसमस डे कैसे नहीं मनाया जाएगा? नहीं मनाया। 31 को कतई कोरोना भाग जाएगा, इतना दूर समुद्र में जाकर आत्महत्या कर ले कोरोना एक दिन के लिए, फिर जिंदा हो जाएगा, अलग बात है, बाद में उसको डॉक्टर इलाज कर देंगे, जिंदा हो जाएगा। दुखद बात है कि अगर हिंदू त्योहारों को इस तरह से दबाया जाएगा तो रिएक्शन आएगा। देखना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि यह भावना लोगों में न जाए कि हमारे त्योहारों को दबाया जा रहा है। वैसे भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दोनों राजनीतिक दलों ने ऐलान किया है कि वो गणपति मनाएंगे, अच्छी तरह से मनाएंगे। हाँ, कोरोना के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए मनाएंगे। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने ऐलान किया है कि गणपति में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, लेकिन कोरोना मापदंडों को पालते हुए। भारतीय जनता पार्टी ने भी यही कहा है, आशीष शेलार ने कहा है, चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि मनाना है कोरोना मापदंडों के तहत। सरकार हो सकता है कठोर हो जाए, लॉकडाउन लगा दे। लॉकडाउन सरकार लगाएगी तो जनता क्या करेगी? जब जनता का टाइम आएगा तो जनता सोचेगी। लेकिन फिलहाल यही दिख रहा है कि गणपति में वो आनंद नहीं लोग उठा पाएंगे, नवरात्रि में वो आनंद नहीं उठा पाएंगे जो कोरोना से पहले उठाते थे। देखिए क्या होता है, समय बताएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को, नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो पहुंचता रहे। धन्यवाद।